हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आप देख रहे हैं हमारी जीके स्पेशल सीरीज। हमारी पिछली कुछ क्लास जो थी, जिसमें हमने डैम, राष्ट्रीय उद्यान और भारत का परिवहन जो है उनको समझा था। आज की जो हमारी क्लास है वो है भारत की मिट्टियाँ। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें भारत में पाई जाने वाली अलग अलग प्रकार की मिट्टियाँ, भौगोलिक क्षेत्र, किस फसल के लिए वो महत्वपूर्ण होती हैं, उनके बारे में हम समझेंगे। साथ ही समझेंगे कि कैसे मिट्टियों को वर्गीकृत किया जाता है, कैसे बांटा जाता है, किस भौगोलिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है और उसमें कौन से पोषक तत्व होते हैं। साथ में समझेंगे मिट्टी की जो लेयर्स होते हैं, जिन्हें हम संस्तरण भी कहते हैं। तो ये सब चीज़ें हम आज की क्लास में समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की क्लास, भारत की मिट्टियाँ। बात करते हैं मिट्टी, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम मृदा भी कहते हैं। तो ये मृदा जो है, इस मृदा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो हम बताएंगे कि इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा का जो शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द सोलम, सोलम इससे हुई है। और इस सोलम जो है, इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ फर्श होता है। ठीक है? जो मृदा है, मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सोलम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है फर्श। और जैसा कि हम जानते हैं कि मिट्टी बेसिकली क्या होती है, कि जब हमारी कोई चट्टानों के अपक्षय मतलब टूटने फूटने से और उसके अपरदन से, यहाँ लगी, और चट्टानों के अपक्षय और उसके अपरदन से निर्मित धरातल की ऊपरी सतह, मतलब चट्टानों के टूटने से धरातल के ऊपर एक जो लेयर बनती है ना, एक जो सतह बनती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, मृदा कहते हैं। और इसमें, इस मृदा में जैविक और अजैविक, जैविक एवं अजैविक दोनों तरह के जैविक एवं अजैविक घटक पाए जाते हैं। मतलब कुछ ऐसी चीजें जिनमें जान होती है, कुछ ऐसी चीजें जिनमें जान नहीं होती। तो ये दोनों ही तरह की चीजें हमारी मृदा में पाए जाते हैं, जैविक एवं अजैविक घटक पाए जाते हैं। तो ये थी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मृदा के बारे में। लैटिन भाषा की शब्द सोलम से हुई है, जिसका अर्थ होता है फर्श। चट्टानों के अक्षय और अपरदन से निर्मित धरातल की ऊपरी सतह, और इसमें जैविक एवं अजैविक घटक पाए जाते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं कि जो मृदा है, मृदा मृदा को मृदा निर्माण में कौन कौन से घटक पाए जाते हैं। मृदा निर्माण में पाए जाने वाले घटक, कंपोनेंट्स, मतलब वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनसे हमारी मृदा का निर्माण होता है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं खनिज, जो कि हमारे मिनरल्स भी होते हैं। ये लगभग 45% होता है। इसके बाद वायु, जो कि लगभग
25% होती है। ठीक है, इसके बाद जल, ये भी लगभग 25% होता है। और इसके बाद कार्बनिक घटक, कार्बनिक घटक जो कि लगभग 5% होता है। तो इन सभी चीज़ों से मिलकर ये वो कंपोनेंट्स हैं जिनसे हमारी मृदा, हमारी मिट्टी जो है उसका निर्माण होता है। और ये अलग अलग क्षेत्र में पाए जाने वाली जो मिट्टी है उनके जो रंग, रूप और जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी अलग अलग होती हैं। तो बेसिकली वो डिपेंड करती हैं उसमें पाए जाने वाली उस उनके धरातल के नीचे जो मुख्य चट्टानें हैं और दूसरे तरह के रासायनिक गुण होते हैं। तो उस वजह से मिट्टियों में क्या होता है, प्रकार या मिट्टियों में डिफरेंस होता है। तो आगे हम इन सभी मिट्टियों को, भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की मिट्टियों को, कहाँ से कहाँ तक उनका विस्तार है, कौन कौन से रासायनिक गुण उनमें पाए जाते हैं, कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, ये हम सभी चीज़ें पढ़ेंगे। तो आप अभी ये समझें कि मिट्टी के निर्माण में कौन कौन से घटक होते हैं। एक तो हमारा खनिज, दूसरा वायु, तीसरा जल, चौथा कार्बनिक। अब हम पढ़ते हैं हमारे मिट्टी की मृदा संस्तरण को, लेयर। ठीक है, ये मृदा संस्तरण क्या होती है, इसे हम परिच्छेदिका भी कहते हैं, परिच्छेदिका। ठीक है, मृदा परिच्छेदिका या फिर मृदा संस्तरण। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। हमारी जो पहला संस्तरण, जो पहली लेयर है वो होती है वो लेयर, इसे समझ लेते हैं क्या होती है ये। तो ये सबसे ऊपर की परत होती है, तो इस वजह से ये सबसे पतली परत होती है, ये सबसे पतली परत होती है। दूसरा, ये संस्तरण कार्बनिक पदार्थों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, ये किससे मिलकर बनी होती है, कार्बनिक पदार्थों से। ठीक है, और वर्षा के समय पत्तियों के सड़ने और गलने से, पत्तियों के सड़ने या फिर गलने से, सड़ने या फिर गलने से क्या होता है, इस इसका रंग गहरा हो जाता है। मतलब आपने देखा होगा पेड़ों से पत्तियां गिरती हैं, इसके बाद जिस मिट्टी पे वो गिर जाती हैं, सड़ने की वजह से पीले पड़ जाती हैं, और धीरे धीरे करके वो उसी में या तो सड़ जाती हैं, गल जाती हैं। तो जितनी ज़्यादा पत्तियों के सड़ेंगी या गलेंगी, उस वजह से इसका रंग कैसा होता जाएगा, गहरा होता, और उस वजह से इस संस्करण का जो रंग है वो गहरा होता जाएगा, या फिर हम इसको काला भी बोल सकते हैं कि ये काले रंग काले रंग की परत बना देती है। ठीक है, आप ये लिख लीजिए, काले रंग की परत बन जाती है। और बारिश के समय, अब आप ये देखिए, ओ संस्करण भाई ये सबसे पतली परत होगी, सबसे ऊपर रहेगी। तो वर्षा काल में क्या होगा, वर्षा काल में अधिक बारिश की वजह से, अधिक वर्षा के कारण
इसी संस्तरण का क्या होता है, ह्रास होता है। इसी संस्तरण का ह्रास हो जाता है। ह्रास मतलब ये बह जाती है, ठीक है। मतलब जब बारिश होगी तो पतली लेयर होने की वजह से बारिश का पानी इसको अपने साथ बहाकर ले जाएगा। तो ये थी हमारी सबसे ऊपर की लेयर, ओ संस्तरण। अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली संस्तरण जो कि है ए संस्तरण। चलो, हमारी दूसरी लेयर है ए संस्तरण, ए संस्तरण। ठीक? यह भी कैसी होती है, गहरे रंग की होती है। और इसमें जैविक पदार्थ एवं ह्यूमस। ये ह्यूमस क्या होता है, तो बताना चाहता हूँ। पेड़ पौधे जीव जंतु जब ये मिट्टी में ही अपघटित हो जाते हैं, मतलब सड़कर गलकर उसी में मिल जाते हैं, तो एक हिसाब से ही मिट्टी के उपजाऊपन को बढ़ा देते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमस। तो इसमें जैविक पदार्थ एवं ह्यूमस की पर्याप्त मात्रा होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। पेड़ पौधे जो रहते हैं, पेड़ पौधों की जड़ें, पेड़ पौधों की जड़ें इसी संस्तर से पोषक तत्वों को प्राप्त करते हैं, पोषक तत्वों को प्राप्त करती है। मतलब कि ये जो लेयर है, सबसे पहले ये ऊपरी लेयर जिसमें घास फूस है, इसके बाद ये जो लेयर है, तो अगर कोई पौधा है ऐसा और उसकी अगर जड़ें हैं, तो इस लेयर से, जो ए लेयर है, इससे जो भी पोषक तत्व है उनको खींच लेगी या उनको प्राप्त करेगी। ठीक है। और ये बताइए, बारिश का पानी जब गिरता है, भाई ये बादल है और बारिश का पानी अगर गिर रहा है तो इस पे गिरेगा, और पानी इसके बाद क्या कहेगा, नीचे बह के जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। तो क्या होता है, वर्षा काल में बारिश का पानी, बारिश के पानी की वजह से पोषक तत्व कहाँ चले जाते हैं, पोषक तत्व, पोषक तत्व इससे निचली संस्तर में चले जाते हैं। ठीक है। जब बारिश का पानी, जब बारिश के पानी को मिट्टी सोखती है, तो पानी लगातार अंदर जाता है, तो एक ये ओ लेयर है, इसके बाद ये ए लेयर है। तो पोषक तत्व और जब नीचे जाएंगे तो इससे नीचे वाले लेयर जो रहती है उसमें ये, उससे नीचे वाले सेंसर में ये चले आते हैं। ठीक है, तो ये समझ लेते हैं ए सेंसर। ये भी गहरे रंग की होती है। इसमें क्या होता है, जैविक पदार्थों की एवं ह्यूमस की पर्याप्त मात्रा होती है।
पेड़ पौधे की जड़ें इसी सेंसर से पोषक तत्वों को क्या कर लेती हैं, प्राप्त करती हैं। और वर्षा काल में बारिश के समय क्या होता है, बारिश के समय जब बारिश का पानी अंदर जाता है तो बारिश के पानी की वजह से इसके जो पोषक तत्व हैं इससे निचले वाली जो स्तर है, उससे निचले वाली जो लेयर है उसमें चले आते हैं। ठीक है। अब दो चीज समझ लीजिए, एक वॉशिंग आउट जोन, ठीक है, और एक होता है वॉशिंग इन। अब ये वॉशिंग आउट जोन और वॉशिंग इन जोन जो रहते हैं वो ये क्या होते हैं, ठीक है। अभी हमने समझा कि, कि, कि बारिश के पानी की वजह से, बारिश के पानी के कारण ए संस्तर के पोषक तत्व कहाँ चले आते हैं, उससे निचली संस्तर में, ठीक है। तो एक हिसाब से ये क्या कर रहे हैं, आउट कर रहे हैं, मतलब पोषक तत्वों को बाहर निकाल रहे हैं। और जिस लेयर में वो जा रहे हैं उसके लिए ये कौन सा जोन हो रहा है, पोषक तत्वों का, पोषक तत्व जब निचली संस्तर पर आएंगे। ठीक है, जाते हैं। ठीक है? तो आप समझ लीजिए, वॉशिंग आउट जोन का मतलब बारिश का पानी उसको बहाकर पोषक तत्वों को ले जा रहा है, तो ये हो गया वॉशिंग आउट जोन कि ए संस्तर से पोषक तत्व उससे निचले संस्तर पर जा रहे हैं। और पोषक तत्व जब बी संस्तर पर आते हैं, मतलब ए संस्तर के बाद जो हमारा संस्तर है, जो लेयर है, उसका नाम है बी। ठीक है, इसका नाम है बी संस्तर। तो जब पोषक तत्व यहाँ से बहेंगे तो वो हो जाएगा वॉशिंग आउट जोन, और जब यहाँ पर आएंगे तो ये हो जाएगा वॉशिंग इन। इन मतलब आना, आउट मतलब जाना, ये अपन जानते ही है। ये था हमारा वॉशिंग आउट जोन और वॉशिंग इन जोन, जिन्हें हमने समझा। अब समझते हैं बी सेंसर को। चलिए समझते हैं हम हमारी अगली लेयर जो है बी सेंसर। इस सेंसर में बड़े आकार के पत्थर पाए जाते हैं। यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि इस सेंसर में बड़े आकार के पत्थर जो हैं वो पाए जाते हैं। जब हम कभी खुदाई देखते हैं तो आपने देखा होगा कि जब ऊपर की सतह खोलते हैं तो आपको पहले जो ह्यूमस रहता है वो मिलते हैं, फिर थोड़े अंदर थोड़े महीन छोटे छोटे पत्थर निकलते हैं, कुछ मिट्टी के कण रहते हैं, और उससे अंदर जैसे जैसे हम गहराई में जाते आते हैं वहाँ बड़े बड़े पत्थर मिलने लगते हैं। और जितने भी आप नीचे जाएंगे फिर वहाँ आपको जो हमारी मुख्य चट्टान, जिसे हम मैन रॉक्स कहते हैं, जिसके बेसिस पर ही मिट्टी का निर्माण किसी भी क्षेत्र में होता है, तो ये लेयर में आपको क्या मिलेंगे, इसमें आपको बड़े आकार के जो पत्थर हैं वो मिलेंगे। ठीक है, और बात करें शुष्क क्षेत्रों की, जो हमारे ड्राई रीजन होते हैं, शुष्क क्षेत्र मतलब ड्राई रीजन जहाँ पे बहुत गर्मी पड़ती है और कम बारिश होती है। शुष्क क्षेत्र में जो है इस सेंसर में क्या होता है, इस सेंसर में जहाँ पे शुष्क क्षेत्र है, जहाँ पे ड्राई रीजन है, वहां पे इस लेयर में मैग्नीशियम और
कैल्शियम, कैल्शियम, कैल्शियम के कार्बोनेट जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये भी समझ लीजिए कि इस लेयर में मैग्नीशियम और कैल्शियम के कार्बोनेट तो पाए जाएंगे, लेकिन सिर्फ उन्हीं जगह पे जो एरिया कैसे है, जो ड्राई रीजन है, जहाँ पे कम बारिश होती है और जहाँ पर तापमान जो रहता है वो सामान्य से अधिक रहता है, तो वो ऐसे क्षेत्र कहलाते हैं हमारे शुष्क क्षेत्र। ठीक है, तो ये हमारा बी सेंसर, ये थी हमारी बी लेयर। अब हम आगे बढ़ते हैं, दो लेयर और है हमारे पास। ये है हमारी सेकेंड लास्ट सी लेयर, सी सेंसर, इसे समझते हैं। इसमें कुछ नहीं कि अभी हमने पिछले उसमें पढ़ा था कि जैसे शुष्क क्षेत्रों में, यहाँ समझ लीजिए, शुष्क क्षेत्रों में क्या होता है कि एक तो मैग्नीशियम और एक कैल्शियम। ठीक है, इनके कार्बोनेट बनते हैं और किस लेयर में बनते हैं, बी लेयर में। ठीक है, अब जहाँ पर सामान्य बारिश होती है, मतलब शुष्क क्षेत्र से ज़्यादा बारिश होती है, सामान्य वर्षा क्षेत्र, तो जो हमने पोषक तत्व में पता था कि जब ज़्यादा बारिश आएगी तो वर्षा का जल क्या करेगा, पोषक तत्व को उससे नीचे वाली लेयर में ले जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर हो रहा है कि शुष्क क्षेत्र में अगर मैग्नीशियम और कैल्शियम के कार्बोनेट बी लेयर में मिल रहे हैं, तो सामान्य वर्षा क्षेत्र में यही चीज़ कहाँ मिलेगी, क्यों, क्योंकि ये सामान्य वर्षा क्षेत्र है। शुष्क वर्षा क्षेत्र में कम बारिश होती है, सामान्य वर्षा क्षेत्र में थोड़ी ज़्यादा बारिश होती है, तो वो काम भी क्या करेगा कि इनके कार्बोनेट को बी लेयर से कहाँ ले जाएगी, सी लेयर में ले जाएंगे। तो ये दोनों ही पॉइंट याद रखना। अगर बात है शुष्क क्षेत्र की, तो फिर ये मैग्नीशियम और कैल्शियम के कार्बोनेट आपको बी लेयर में मिलेंगे, लेकिन अगर सामान्य वर्षा क्षेत्र की बात होगी तो सामान्य वर्षा क्षेत्र में मैग्नीशियम और कैल्शियम कार्बोनेट, इन दोनों के कार्बोनेट कहाँ मिलेंगे, सी सेंसर में मिलेंगे। ठीक है, ठीक, ये दोनों ही चीज़ों को आप देख लीजिए अच्छे से और नोट कीजिए। ठीक, चलिए बात करते हैं हमारी आखिरी और अंतिम सेंसर, अंतिम लेयर, जो कि सबसे निचली स्तर, यह है सबसे निचला स्तर है। ठीक है, मृदा का, यहाँ पर क्या मिलता है, यहाँ पर आपको मूल चट्टान पाई जाती है, मूल चट्टान जो होती है वो पाई जाती है, मूल चट्टान पाई जाती है। ठीक है, मूल चट्टान क्या होता है भाई, मूल चट्टान वो चट्टानें होती हैं जिनके बेसिस पर किसी भी क्षेत्र की मिट्टी का निर्धारण किया जाता है, और हर मूल चट्टान में कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, जिनके बेसिस पर ही मिट्टी, उसका टाइप, उसका कलर, ये सब चीज़ें डिसाइड होती हैं। तो ये वो लेयर है, यहाँ पर मूल चट्टान पाई जाती हैं। और इस संस्तर पर क्या होता है, अपरदन एवं अपक्षय, इनका न्यूनतम प्रभाव पड़ता है। इन दोनों ही चीज़ों का सबसे कम प्रभाव पड़ता है। जैसे कोई ये घास फूस है, ठीक है, ये हो गई हमारी ओ लेयर, ये हो गई ए, ये हो गई बी, ये हो गई सी।
और ये जो लेयर है ये है हमारी आर। अब आप ये बताइए, बारिश का जल अगर आएगा तो कहाँ तक आ पाएगा भाई? अगर अत्यधिक बारिश भी होगी तो यहाँ तक पहुँच पाएगा, थोड़ा बहुत यहाँ भी पहुँच पाएगा। तो क्या ये प्रभाव, सबसे जितना प्रभाव अपर्दन का, मिट्टी पानी को बहा के ले जा रही है, तो जितना प्रभाव वो यहाँ कर सकती है, यहाँ कर सकता है पानी, यहाँ कर सकता है, यहाँ कर सकता है, तो यहाँ तक आते आते उसका प्रभाव क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कोई चीज किसी भी गड्ढे में कोई बहुत गहराई तक है तो उसका प्रभाव सबसे ऊपरी सतह पे सबसे ज्यादा पड़ेगा, उससे नीचे वाले पे थोड़ा कम पड़ेगा, उससे नीचे वाले पे थोड़ा कम पड़ेगा, और सबसे नीचे वाले पे सबसे कम पड़ेगा। तो यही बता रहे हैं कि इस स्तर पर अपरदन और अपक्षय किसी भी तरीके का, जैसे हवा आ रही या कोई दूसरा तापमान है, तापमान भी हमारी चट्टान को प्रभावित करते हैं। तो एक हिसाब से वो उसको तोड़ने का काम करते हैं। तो इस स्तर पर, इस लेयर में जो चट्टानें हैं उन पर ना ही किसी भी तरीके का फोर्स लगेगा, ना ही पानी आप प्रभाव डाल सकता है, ना ही तापमान प्रभाव डाल सकता है, ना ही वायु प्रभाव डाल सकती है। तो इन पर प्रभाव कैसा पड़ेगा? सबसे कम पड़ेगा, न्यूनतम प्रभाव पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत गहराई में स्थित है। तो ये थी हमारी पांचों लेयर, पांचों संस्तर जिन्हें हमने समझा। अब हम बात करेंगे हमारी मृदा के वर्गीकरण की, क्लासिफिकेशंस ऑफ सोइल। ठीक है, कि मृदा को, हमारी मिट्टी को कैसे बांटा गया है। तो इसको हम समझ लेते हैं कि इसके दो प्रकार होते हैं। ठीक है, एक तो है हमारा इसके हिसाब से उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति मतलब कि इसका ओरिजिन जो है वो कहाँ पर हो गया। और दूसरा जो हमारा प्रकार है वो है भौगोलिक विस्तार के आधार पर, जियोग्राफिकली, भौगोलिक विस्तार के आधार पर। ठीक है, ठीक, चलिए। इसको किसने दिया था? ये विस्तार जो है ये हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है, अनुसंधान परिषद 1956 में, तो उनके द्वारा इसे वर्गीकृत किया गया है इस टाइप को। ठीक है, और उत्पत्ति हम जानते हैं कि भाई कहाँ से किस मिट्टी की उत्पत्ति हुई है, उस हिसाब से हम इसको वर्गीकृत करते हैं। ठीक है, तो उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है भौगोलिक विस्तार के आधार पर। ठीक है, अब उत्पत्ति के आधार पर ये दो तरह के होते हैं, एक तो स्थान जन्य, स्थान जन्य, स्थान जन्य का मतलब होता है किसी खास स्थान, और दूसरी होती है परिवहित। परिवहित मतलब जैसे परिवहन होता है ऐसे परिवहित। परिवहन में हमने क्या समझा था? परिवहन का मतलब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वन थिंग टू वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो बस वही परिवहन है, वही परिवहित है। स्थान जन्य मतलब किसी स्थान विशेष की, परिवहित मतलब परि परिवहन हो जाना या एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाना। ठीक है, तो पहले हम इसको समझ लेते हैं, उसे हम बाद में समझेंगे। तो देखिए, उत्पत्ति के आधार पे हमने पढ़ ली दो प्रकार, एक होता है स्थानजन्य किसी स्थान विशेष की, दूसरी होती है परिवहित किसी किसी वजह से किसी वजह से या किसी फोर्स की वजह से, पानी की वजह से, हवा की वजह से मिट्टी के कण दूसरी जगह चले जाते हैं। नदी नदी अपने साथ बहा के ले जाती है मिट्टी के कणों को और एक जगह डिपॉजिट करती है। ठीक है, वो परिवहित में आ जाएगा। चलिए, अब इसमें भी हम पढ़ते हैं मंडलीय और अंतर्मंडलीय। बहुत टाइप है भाई। मंडलीय, ये हो गया मंडलीय,
और ये हो गया अंतःमंडलीय। ठीक है, अब समझते हैं क्या होते हैं। ठीक है, ये हो गया मंडलीय, ये हो गए अंतःमंडलीय। चलिए अब एक एक कर सबके नाम देखिए। स्थान जन का मतलब किसी स्थान विशेष का, अंतमंडलीय का मतलब जो मूल चट्टाने हैं, जिन मूल चट्टानों की वजह से कोई अगर मृदा का निर्माण हुआ है किसी स्थान विशेष में, जो मूल चट्टान होती है और उसी स्थान विशेष में जो मृदा पाई जाती है वो कहलाती है मंडलीय मृदा। और अंतमंडलीय का मतलब है थोड़ा सा एक चट्टान और थोड़ी सी दूसरी चट्टान या समय के साथ साथ वो चट्टानें परिवर्तित कर जाती हैं, तो उसमें जो परिवर्तन आया कि मूल चट्टान कुछ और है और दूसरी चट्टानों में वो परिवर्तित हो गए, उससे जो फिर मिट्टी का निर्माण हुआ उसको हम बोलेंगे अंतमंडलीय मृदा। तो मंडलीय मृदा में आती है लाल और लेटराइट। ठीक है, लाल मृदा और लेटेराइट मृदा ये आती हैं आपकी मंडलीय मृदा में। बात करें अंतमंडलीय की तो काली मृदा, पर्वतीय मृदा, लवणीय मृदा और पीठ पीठ मृदा। ठीक है, ये थे लाल मृदा और लेटराइट मृदा, ये मंडलीय है, मतलब इनकी जहाँ पर ये पाई जाती है वहाँ पे इनकी मूल चट्टानें ही रहती हैं। बात करें काली मृदा, पर्वतीय, लवणीय और पीठ, इनमें मूल चट्टानों के साथ साथ कुछ रूपांतरित चट्टानों का मिलन होता है, मतलब उनके साथ साथ ये चट्टानें मिल जाती हैं और ये काली मृदा, पर्वतीय मृदा, लवणीय मृदा और पीठ मृदा इनका निर्माण करती हैं। अब बात करते हैं, ये ऐसे बंद कर देते हैं। अब बात करते हैं कि परिवहित मृदा किनको कहा जाता है। तो परिवहित मृदा में हमारी दो मृदा आती है, एक तो जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मृदा, और दूसरी हमारी मरुस्थलीय मृदा। चलो, ये था हमारा उत्पत्ति के आधार पर स्थानजन, परिवहित, मंडलीय, अंतमंडलीय। ठीक है, और ये आपने पूरे इनके टाइप पढ़ लिए। ठीक, अब हम बात करते हैं भौगोलिक विस्तार की। ये भी दो तरह की होती हैं। ठीक है, इनका भी दो ग्रुप होते हैं, जो कि है बृहद समूह और लघु समूह। बृहद समूह और लघु समूह। बृहद समूह मतलब जो बड़े क्षेत्र में पाई जाती है, जिनका विस्तार दूर दूर तक है, और लघु समूह जो जिनका विस्तार कम क्षेत्र में है, ज़्यादा दूर तक नहीं है। बृहद समूह और लघु समूह। चलिए अब इनको लिख लेते हैं। ठीक है, बृहद समूह इसमें है जलोढ़, काली मृदा, रेत, लाल, पीली और लेटेराइट। ये चार मृदा जो हैं, अब ये देखिए यही मृदा यहाँ पर है, यही यहाँ पर है, लेकिन हमने यहाँ पर जो टाइप पढ़े वो उत्पत्ति के आधार पर पढ़े, और यहाँ पे हम जो टाइप पढ़ रहे हैं ये भौगोलिक विस्तार। भौगोलिक विस्तार आप जानते ही हैं कि ज्योग्राफिकली कितने दूर तक ये एक्सटेंड करती हैं, कितने दूर तक जाती हैं। तो दो ग्रुप होंगे, एक वो ग्रुप जो बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है, तो जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल पीली मृदा और लेटराइट ये फैली है। और लघु समूह मतलब वो मिट्टियाँ जो कम क्षेत्र में फैली है। ठीक है, जैसे कि कौन सी है, एक तो है पर्वतीय, एक है मरुस्थलीय,
एक है आपकी लवड़ी और एक पीठ। ठीक, तो ये वो मृदा है जिनका एक्सपेंशन जो है वो बड़े क्षेत्र में नहीं है, और ये वो मृदा है जिनका एक्सपेंशन बड़े क्षेत्र में। तो बेसिकली हम देखें तो 4 और 4 8, तो भारत में कुल 8 प्रकार की मृदा पाई जाती हैं, जो बड़े पैमाने पर भी फैले हैं और जो छोटे पैमाने पर भी फैली हैं। तो हम इनको एक एक कर समझेंगे। इन्हें आप नोट कर लीजिए। चलिए, पहला पॉइंट है हमारा, अभी हमने समझा भारत में कुल कितनी, भारत में कुल 8 प्रकार की मृदा है। ठीक है, और हम इन 8 मृदाओं को एक एक कर समझते हैं। चलिए, पहली हमारी जो मृदा है उसका नाम है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा, चलिए समझ लेते हैं इसको। पहली मृदा का नाम है जलोढ़ मृदा। चलिए परिभाषा समझते हैं इसकी कि ये क्या होती है। नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों, लाए गए अवसादों से इसका निर्माण होता है। ठीक, इसका निर्माण होता है। तो जलोढ़ मिट्टी क्या होती है, नदियाँ बारिश के समय नदियों के पानी का जो प्रवाह रहता है, तो जब वो तेजी से बहता है तो वो अपने साथ मिट्टी के कुछ कण भी ले जाता है, और जब वो मैदानी स्थान पर आते हैं तो एक जगह पर जाकर जमा कर देता है। तो लगातार कई सालों से, सदियों से ऐसा होता आ रहा है। नदियाँ हमारे देश की जीवन दायिनी है, ये हमने पढ़ा है। तो ये चीज़ें कई कई सदियों से हो रही हैं। तो एक जगह, जिस जगह पर ये नदियाँ उस समतल जगह पर जब मिट्टी के अवसादों को एक जगह डिपॉजिट करती हैं, एक जगह जमा करती हैं, वहाँ पर वो उपजाऊ मैदान बन जाता है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारे उत्तरी भारत का जो मैदान है वो बहुत उपजाऊ है। तो वहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, ये है हमारी जलोढ़ मिट्टी। नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों से इसका निर्माण होता है। और ये मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है, इस मिट्टी की उपस्थिति डेल्टा क्षेत्रों में भी होती है। इस मिट्टी की उपस्थिति क्या होती है, डेल्टा क्षेत्र। अब डेल्टा क्षेत्र आपने समझे थे में भी होती है। डेल्टा क्षेत्र क्या होते हैं, जब नदियां समुद्र में मिलने से पहले कई सारी धाराओं में बढ़ जाती है और वहां पर जाकर वो एक मैदान का भी निर्माण करती हैं, अपने साथ जो कुछ भी चीज लाती है वो उस जगह पर डिपॉजिट भी करती हैं, और साथ में कई सारी धाराओं में बढ़ने के बाद आखिर में समुद्र में मिल जाती है। सबसे बड़ा डेल्टा भी हमने समझा था, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सुंदरबन डेल्टा। और साथ में भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा था, वो था कृष्णा और कावेरी नदी के द्वारा, सॉरी कृष्णा और गोदावरी नदी के द्वारा बनाया गया डेल्टा। चलिए, तो ये पढ़ते हैं हम जलोढ़ मृदा के बारे में कि इस मिट्टी की उपस्थिति डेल्टा क्षेत्रों में भी होती है, और कहाँ पर होती है, इसका विस्तार समझ लीजिए। अभी इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो जो एक तो उत्तर भारत के मैदान में, जो अभी हम बता रहे थे, उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र में, ठीक। और दूसरा, यहाँ पे कौन कौन सी नदियाँ होती हैं प्रमुख, गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, ये सब, और भी कई सारी हैं। चलो, और साथ में जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत क्या होता है बताइए आप, बताया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है
पहली बात तो प्रायद्वीपीय का मतलब वो हिस्सा जो तीन तीन दिशाओं से पानी से घिरा हो उसको हम प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा जो है उससे निचला जो हिस्सा है वो इसमें आता है। और यहाँ पे प्रायद्वीपीय भारत में जो डेल्टा क्षेत्र है, डेल्टा के निकट जो भी नदियां डेल्टा बनाती हैं वहां पे ये जलोढ़ मृदा पाई जाती है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब हम पढ़ते हैं इनके प्रकार के बारे में। ये दो प्रकार की होती है, एक होती है खादर और एक होती है बांगड़। बांगड़ से मैट नहीं समझना, एक होती है खादर और दूसरी कौन सी होती है, दूसरी होती है बांगड़। और इससे अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि बांगड़ क्या है या फिर खादर जो है वो क्या है। ठीक है, समझ लीजिए एक एक करके इनको कि बांगड़ और खादर क्या है ये। तो ये खादर जो है यह है नदी क्षेत्र जो रहता है ना, नदी के जल क्षेत्र जहाँ पे पानी बहता है ज़्यादातर, तो नदी के जल क्षेत्र के पास पाई जाती है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है कि यह बांगड़ से अधिक उपजाऊ होती है। ठीक है, नदी के जल के निकट पाई जाती है और बांगड़ से क्या होती है, अधिक उपजाऊ होती है। और हर साल क्या होती है ये हर साल क्या होती है ये, हर साल बाढ़ की वजह से ये परिवर्तित होती रहती है, परिवर्तित होती रहती है। क्योंकि इन नदियों में पानी की कमी रहती नहीं है, हर साल बाढ़ आती है, तो बाढ़ की वजह से वो नदियाँ इसको फिर से रिन्यू टाइप का कर देती हैं। खादर में क्या होता है, जैसे इस साल डिपॉजिट हो गए सोयल पार्टिकल्स, मिट्टी के कण, अगली बार बाढ़ आएगी तो बाढ़ के साथ फिर से दोबारा मिट्टी के कण साथ में जाएंगे और इसमें जमा हो जाएंगे। तो ये क्या है, उसको फिर से परिवर्तित, हर साल बाढ़ की वजह से ये मिट्टी जो है ना वो परिवर्तित होती रहती है। और इसके पास में क्या होता है, इस क्षेत्र में खादर में, खादर क्षेत्र में क्या होता है, खादर क्षेत्र में कोई भी गांव या शहर नहीं बसाया जाता। गांव, शहर या फिर कस्बा, कस्बा नहीं बसाया जाता क्योंकि बाढ़ आती है, क्योंकि हर साल बाढ़ आने से नुकसान की आशंका रहती है। ठीक, चलिए ये थी हमारी खादर कि ये जल निकट क्षेत्र में पाई जाती है, बांगड़ से अधिक उपजाऊ होती है, हर साल बाढ़ की वजह से परिवर्तित होती रहती है। खादर क्षेत्र में कोई भी शहर गांव कस्बा नहीं बसाया जाता क्योंकि हर साल इसमें बाढ़ आने से नुकसान होने का डर रहता है। ठीक है, चलो ये थी खादर। अब इसी के अपोजिट हम क्या कर लेंगे, बांगड़। अगर खादर का अगर ये जल निकट के जल क्षेत्र के पास में होती तो बांगड़ क्या होगी, यह नदी के जल क्षेत्र से कैसी रहेगी, दूर रहेगी। ठीक है, और हमने समझा खादर क्या होती है, इससे अधिक उपजाऊ होती है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कम उपजाऊ होती है। ठीक है, इससे खादर से उपजाऊ तो ये उपजाऊ तो ये भी होती है, लेकिन अगर हम खादर से कंपेयर करें तो खादर ज़्यादा उपजाऊ होती है, ये कम उपजाऊ होती है। और इसमें इसके क्षेत्र में क्या बनाया जाता है, इसके क्षेत्र में
शहर या गांव या कस्बा बसाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसके आसपास बाढ़ आने का खतरा ना के बराबर होता है, तो लोग गांव कस्बा बताते हैं, बसाए जाते हैं। बसाए जा सकते हैं। चलिए, ये थे 3 पॉइंट। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इस जो हम जलोढ़ मिट्टी पढ़ रहे हैं उसकी विशेषताएं। पहला पॉइंट कि इस मिट्टी में क्या मिलता है? इस मिट्टी में चीका। चीका मतलब जो हमारी चिकनी मिट्टी होती है, जिसका इस्तेमाल हमारे बर्तन बनाने में और कई सारी जो कटलरीज जो है, पॉटरीज जो है, उनको बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। पाई जाती है ना? तो जलोढ़ मिट्टी में क्या पाई जाती है? चीका। चलिए, और अधिक उपजाऊपन के कारण ये किस फसल के लिए उपयुक्त होती है? धान और गेहूं। तो इनके लिए ये उपयुक्त है क्योंकि ये उपजाऊ होती है। धान और गेहूं के लिए उपयुक्त। ठीक, अब इसमें बात कर लेते हैं कि कौन से पोषक तत्वों की कमी होती है। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेस। पोटेशियम। तो इन इनकी कमी होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जैसे खनिज की कमी होती है। ठीक, चलिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम इनकी कमी होती है। और अगर बात करें रंग की, तो इसका रंग कैसा होता है? तो इसका रंग होता है हल्का सा पीला, पीला या फिर धूसर, धूल जैसा। ठीक है, ये थी हमारी जलोढ़ मिट्टी। बांगर समझ लिया हमने, खादर समझ लिया, विशेषताएं समझ ली। चिकनी मिट्टी पाई जाती है, अधिक उपजाऊपन के कारण धान और गेहूं के लिए उपयुक्त है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जैसे खनिज की कमी होती है। रंग की बात करें तो ये पीला और दूसरे रंग की होती है। अब है हमारी अगली मिट्टी, जिसका नाम है काली मिट्टी। ठीक, बात करते हैं काली मिट्टी की। तो काली मिट्टी जो है, इसकी परिभाषा समझेंगे। तो इसका निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट। ठीक है, ज्वालामुखी विस्फोट से जो होता है ना, जिसको हम वोल्केनो वोल्केनो इरेप्शन भी कहते हैं, तो इससे बनी जो बेसाल्ट चट्टानें होती हैं, मतलब जब ज्वालामुखी फूटता है तो उससे एक लावा निकलता है, और वही लावा ठंडा होकर क्या बन जाता है? बेसाल्ट चट्टान। इन बेसाल्ट चट्टानों के टूटने या फिर टूटने से ज्वालामुखी विस्फोट से बनी बेसाल्ट चट्टानों क्या पता है? अपक्षय और अपरदन से
महीन कण युक्त मृदा या फिर मिट्टी का जो निर्माण होता है वही होती है कौन सी मिट्टी? वही होती है हमारी काली मिट्टी। ठीक। चलो अब बात करते हैं इसके उपनाम की कि इसको किन किन उपनामों से जाना जाता है। तो इसके जो उपनाम है एक तो है रेगुर, चेनोजम और कपासी। क्योंकि कपास की खेती के लिए इसको सबसे ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है, इसलिए इसका नाम भी क्या पड़ गया? कपासी मृदा। तो ये इसके नाम है रेगुर, चेनोजम और कपासी मृदा, ये इसके उपनाम है। अब बात करें विस्तार की, ये कहाँ से कहाँ तक फैली है। तो गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हमारा पश्चिमी मध्य प्रदेश, और कृष्णा, कावेरी, इन नदियों की घाटियों, इन गोदावरी, इन नदियों की घाटियों, नदियों की घाटी में। ठीक। तो विस्तार कहाँ से है? ये गुजरात, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिमी मध्य प्रदेश और साथ में ये जो तीन नदियां हैं कृष्णा, कावेरी और गोदावरी, इन नदियों के घाटियों। ठीक है। अब पढ़ते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में कि इसकी कौन कौन सी विशेषता होती है। चलिए पहली विशेषता की बात करें, इसमें भी क्या होता है? चीका। तो चीका की अधिकता के कारण जल धारण करने की जो क्षमता होती है, जल धारण की क्षमता अधिक होती है। ठीक है। जल धारण की क्षमता अधिक होती है इन द सेंस कि ये पानी को सोख लेती है और काफी लंबे समय तक फिर इसमें जो पानी है ये बना रहता है। ठीक है। और अगर हम शुष्क कृषि की बात करें, मतलब ऐसी कृषि जिसमें हमें कम पानी देना पड़े, शुष्क कृषि के लिए ये आदर्श मिट्टी है। ठीक। चलिए अब एक और विशेषता, अगर हम इसे अधिक पानी दे दें और सूखने पे क्या हो जाती है? ये सूखने पर इसमें दरार आ जाती है। तो जब हम इस पे ज़्यादा पानी देंगे तो ये क्या हो जाएगी? चिपचिपी हो जाएगी। लेकिन जब ये सूखेगी, सूखने पर इसमें दरार आ जाएंगी एवं ये कठोर हो जाएगी। ठीक है। तो ये थी इसकी विशेषताएं। चलिए, तो ये थी विशेषताएं हमारी काली मिट्टी की। आप इन्हें नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
बात करते हैं इसके रासायनिक गुण की। तो इसमें कौन कौन से रासायनिक गुण होते हैं? इसमें आयरन, लोहा, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, इन तत्वों की क्या होती है? इन तत्वों की अधिकता होती है। लोहा, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, इन तत्वों की क्या होती है? इसमें अधिकता होती है। और बात करें अगर फसलें, कि कौन कौन सी फसलें इसमें उगाई जा सकती हैं, तो एक तो आप सबसे पहले लिखेंगे कपास, क्योंकि कपास के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। दूसरी हमारी गेहूँ, और तीसरी जो हमारा सनफ्लावर होता है, सूरजमुखी, उसके लिए ये सबसे उपयुक्त फसल है। चलिए बात करते हैं हमारी अगली फसल की, जो कि है लाल या फिर पीली मिट्टी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अब हम लाल और पीली मिट्टी को। तो बात करते हैं लाल और पीली मिट्टी की, तो इसमें जो हमारी कायांतरित और जो ग्रेनाइट चट्टानें हैं, कायांतरित और ग्रेनाइट चट्टानों के अपक्षय और अपरदन से। ठीक, इसके अपरदन से, जहाँ लोहांश की अधिकता होती है, मतलब जहाँ पे लोहांश मतलब लोहे का जो अंश रहता है ना, जिन चट्टानों में लोहांश की अधिकता होगी, वहां पर वो मिट्टी जो है वो लाल और पीले रंग में बन जाएगी, जहाँ लोहांश की अधिकता होती है। मतलब इन चट्टानों में कायांतरित और ग्रेनाइट जो चट्टानें हैं, उनमें से जिन चट्टानों में लोहांश की अधिकता ज़्यादा होगी, लोहा अंश, इसका नाम ही है लोहा अंश, मतलब लोहे के कुछ जो अंश रहते हैं आयरन के, वो अगर चट्टान में पाए जाते हैं तो आपकी मिट्टी जो है उसका कलर क्या होगा? लाल। और जितना ज़्यादा अधिक लोहांश होगा उतनी ज़्यादा वो मिट्टी क्या होगी? लाल रहेगी। ठीक है, ठीक है। तो जहाँ लोहांश की अधिकता होगी वहाँ मिट्टी का रंग क्या होगा? वहाँ मिट्टी का रंग भी, मिट्टी का रंग लाल होता है। और कहीं कहीं पर यह पीली, कहीं कहीं पर ये पीली और चॉकलेटी, पीली चॉकलेटी रंग की भी होती है। ठीक है, वहाँ पे लोहांश की अधिकता उतनी नहीं होती होगी, इस वजह से जहाँ पे होगी वहाँ पे मिट्टी का रंग कैसा होगा? लाल रहेगा। और कहीं कहीं पे ये पीली और चॉकलेटी रहेगी, वहाँ पे लोहांश की अधिकता नहीं हुई होती है। ठीक है, ये था इसका एक परिभाषा या जनरल इंट्रोडक्शन। बात करें विस्तार की, कि इसका विस्तार जो है वो कहाँ पर है, तो इसका विस्तार प्रायद्वीपीय भारत के प्रायद्वीपीय भारत के अधिकांश क्षेत्रों में। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत के अधिकांश क्षेत्रों में है। और ये दक्कन का जो पठार है,
दक्कन के पठार के अलावा, मतलब दक्कन के पठार में तो मिलती है, और इसके अलावा भी ये कुछ राज्य हैं जहाँ पर ये पाई जाती है, जैसे कि हमारा गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ठीक है, तो इन जगहों पर ये हमारी पीली और लाल मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो ये इसका विस्तार है। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम इसकी विशेषताओं को। ठीक, कि इस मिट्टी में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये कैसी होती है, यह मिट्टी कंकरीली और भुरभुरी होती है, मतलब इसमें बहुत ही ज्यादा कंकड़ होते हैं। ठीक, इसकी ये विशेषता है पहली। साथ में महीन मृदा, महीन मृदा होने के कारण, महीन मृदा मतलब इसके जो कण होते हैं वो बहुत बारीक होते हैं, तो महीन मृदा होने के कारण ये किस फसल के लिए उपयुक्त है, ये धान के लिए उपयुक्त है, ये धान के लिए उपयुक्त है। ठीक है, चलिए चलिए, और अभी हमने पढ़ा कि भाई इसमें कंकड़ पत्थर ज़्यादा होते हैं, तो भाई इसमें जल भी कम होगा, तो जल धारण क्षमता कैसी होती है, जल धारण क्षमता हमने काली मिट्टी में पढ़ा था कि काली मिट्टी पानी को ज़्यादा देर तक क्या करती है, अपने अंदर बनाए रखती है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें उल्टा होता है, इसमें कंकड़ पत्थर होते हैं ना, तो जल धारण क्षमता कैसी होती है, इसमें कम होती है। ठीक है, चलिए, और साथ में ये जो मिट्टी है ये मोटा अनाज उत्पादन में बहुत ही उपयुक्त है। मोटा अनाज मतलब जैसे कि रागी, जैसे कि ज्वार, जैसे कि बाजरा, ये अनाज मोटा अनाज में आते हैं, तो इन अनाज के उत्पादन के लिए कौन सी लाल और पीली मिट्टी उपयुक्त है। ठीक है, ये थी हमारी विशेषताएं लाल और पीली मिट्टी की। अच्छा, इसका लाल रंग किस वजह से होता है, तो हमने पढ़ ही लिया कि जो लौह अयस्क ऑक्साइड होता है, जिसको अपन आयरन ऑक्साइड भी बोलते हैं, तो लौह ऑक्साइड के कारण इसका रंग कैसा पड़ता है, इसका रंग लाल पड़ता है। किसी भी जगह की मिट्टी जितने ज़्यादा उसमें लौह ऑक्साइड रहेंगे वो मिट्टी उतनी ज़्यादा क्या होगी, लाल रहेगी। ठीक है, लौह ऑक्साइड के कारण इसका रंग कैसा होता है, लाल होता है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं जीवाश्म, और जीवाश्म इसकी इनमें कमी होती है। ठीक है, इन तत्वों की इसमें तो कमी होती है, और एल्यूमिनियम और चूना, एल्यूमिनियम एवं चूना इनकी अधिकता होती है। ठीक, ठीक है, एल्यूमिनियम एवं चूना
इनकी पर्याप्तता होती है, इनकी अधिकता होती है। और बात करें नाइट्रोजन, फास्फोरस और जीवाश्म, इनकी इसमें कमी होती है। तो ये थी हमारी कुछ प्रमुख मिट्टियाँ। अब हम बनाएंगे इस क्लास का पार्ट 2, जिसमें हम हमारी बची हुई जो मिट्टियाँ हैं उनको डिस्कस करेंगे। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद। बंद कर दो। बीच वाला